हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाल्टियर डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत जो बाल्टियर डिवीजन आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह पेपर 25% IAQ कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 20 जनवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो टोटल कैंडिडेट से 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम तो विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच के अंतर्गत किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें कि जो LHB कोचेज में जो बियरिंग यूज किए जाते हैं वह CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं ICF कोच के रिगार्डिंग में, तो इसमें स्फेरिकल रोलर बियरिंग का यूज किया जाता है। डबल रो सेल्फ अलाइंड स्फेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग ICF कोचेज के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा UIC ट्रॉली के अंतर्गत अगर बात करें हम तो सिलिंड्रिकल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत कितनी टाइप्स में, यहाँ पर ध्यान रखें नंबर नहीं पूछा गया है, टाइप्स पूछा गया है शॉक एब्जॉर्बर्स का। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि जो हमारा प्रत्येक बोगी के ऊपर हमारा 4 की संख्या में वर्टिकल डैम्पर्स होते हैं, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स। चारों संख्या के लिए हमारा 4 वर्टिकल डैम्पर्स हो जाएंगे। सेकेंडरी स्प्रिंग के पास हमारा 2 की संख्या में एक एयर बिल्लो के पास हमारा लगा होता है, यानी सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की संख्या हमारा प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होंगे। लेटरल डैम्पर हमारा 1 की संख्या में होता है। वहीं ईओ डैम्पर की अगर बात करें हम तो इसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है, जिसका काम बॉडी को बोगी से कनेक्ट करने का होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि टोटल आप जोड़ेंगे यहाँ पर 9 की संख्या में आपका शॉक एब्जॉर्बर्स प्रत्येक बोगी में निकल कर आएगा। लेकिन प्रश्न में चूंकि पूछा गया था टाइप्स कितने हैं, तो टोटल टाइप्स की अगर बात करें तो टोटल 4 टाइप्स का यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर्स यूज किए जाते हैं LHB कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे नंबर पूछा जाता प्रत्येक बोगी में तो 9 की संख्या में, वहीं अगर प्रत्येक कोच में पूछा जाता तो 18 की संख्या में 18 की संख्या में आपका शॉक एब्जॉर्बर्स उपलब्ध होते। लेकिन यहाँ पर प्रश्न टाइप्स के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो केवल 4 टाइप्स का शॉक एब्जॉर्बर्स LHB कोचेज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो वर्टिकल स्लाइडिंग को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो डिवाइस जो इंजन और पावर कार्स के बीच होता है, उसे हम रेस्ट्रिक्टर के नाम से जानते हैं। रेस्ट्रिक्टर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर इज इन LHB कोच इज यानी LHB कोच में जो ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, जो कि BP पाइप से कनेक्टेड होता है। यानी इमरजेंसी कंडीशन में जब भी ब्रेक अप्लाई होते हैं, यानी जब भी हमारा इमरजेंसी कंडीशन आता है तो उस दौरान हमारा जो ब्रेक एक्सीलेटर है वह एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना फंक्शन को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर B इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है हाउ मेनी फ्लेक्स बॉल केबल्स प्रोवाइडेड इन LHB जनरेटर कार, यहाँ पर LHB जनरेटर कार में कितनी संख्या में फ्लेक्स बॉल
प्रोवाइडेड होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे हमारा ये हैंड बिल होता है पावर कार के अंदर में, यहाँ से 2 केबल हमारा निकलते हैं बॉटम से होते हुए। यहाँ पर हम बात करें बोगी का, 2 एक्सल में हमारा प्रत्येक एक्सल पर 2-2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो एक बार जो हमारा कनेक्टर होता है डायगोनली बेसिस पर कनेक्टेड होता है, और सेकेंड जो होता है हमारा जस्ट अपोजिट होता है सेम बोगी के ऊपर, जहाँ पर इसको हम डायरेक्ट रूप से या ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होता है, जहाँ पर हम जब भी हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वह पार्टिकुलर जिससे वो कनेक्टेड रहता है केबल्स, वहाँ से हमारा पिस्टन को बाहर खींचता है, जिससे हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने संख्या में फ्लेक्सिबल केबल प्रोवाइडेड होते हैं, तो 2 की संख्या में फ्लेक्सिबल केबल उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ लोडेड बॉक्स एंड एस रेक इज, यानी लोडेड बॉक्स एंड एस रेक अगर हो तो उसका परमिसिबल स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करें बॉक्स एंड एस के लिए पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर पहले जान लें कि बॉक्स एंड एस जो वैगन है इसमें जो हमारा छोटा सा दरवाज़ा एक तरफ लगा होता है, इसमें जो बोगी यूज किए जाते हैं वो LWLH 25 टन की बोगी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसमें बियरिंग यूज किए जाते हैं वह क्लास के टाइप के बियरिंग इसमें यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो एमटी में जो इसका स्पीड होता है वह 60 kmph, वहीं लोडेड में अगर बात करें हम तो 100 kmph इसका स्पीड होता है। तो यहाँ पर चूंकि हमसे मैक्सिमम परमिसिबल लोडेड कंडीशन में पूछा गया था, तो इसमें 100 kmph ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व इन LHB कोचेज। LHB कोचों में जो डंप वाल्व लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो डंप वाल्व जो लगा होता है इसका अगर बात करें हम दूसरे नेम की अदर नाम का, तो यह एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं, यानी जो हमारा व्हील को स्किड करने से बचाने का काम जो होता है हमारा, वह WSP डिवाइस में लगे जो हमारा डंप वाल्व होता है वो अपने प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेक सिलेंडर फंक्शन करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा डंप वाल्व के पर्पस का, कि यह जो मेंटेन करता है अप्रोक्सीमेट स्पीड जो होता है ऑल एक्सल के ऊपर ब्रेक सिलेंडर को कंट्रोल करके, दूसरा है कि वो व्हील को स्किड होने से बचाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह WSP का डिवाइस पार्ट्स होता है डंप वाल्व। डंप वाल्व के अलावे स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील जो लगा होता है जिससे हम 8 टीथ इस पर मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से स्पीड सेंसर इसको सेंस करता है और आगे सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। और इसके अलावा प्रेशर स्विच भी लगा होता है। और अगर बात करें अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अगर कि डंप वाल्व की संख्या प्रत्येक कोच में कितने होते हैं, तो 4 की संख्या में डंप वाल्व प्रत्येक कोच के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ माइक्रो प्रोसेसर इन LHB कोच शोज 72 कोड मीन्स, यानी अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर पर कुछ अलग अलग तरह के कोड डिकोड किए जाते हैं, वहाँ पर डिस्प्ले किए जाते हैं, जिसमें अगर 72 कोड अगर डिस्प्ले कर रहा हो तो इसका मतलब होगा कि जो परमानेंट फॉल्ट है उस पर एट 1 एक्सल पर अगर परमानेंट फॉल्ट अगर होता है तो इसके लिए डिस्प्ले पर जो कोड शो करेगा वह 72 शो करेगा। अगर 73 शो करता है अगर, तो इसका मतलब है कि उस पर सेवरल एक्सल पर फॉल्ट क्रिएट हो चुका है। अगर 99 शो करता है अगर, तो इसका मतलब है कि सिस्टम परफेक्ट रूप से काम कर रहा है। अगर 95 अगर डिस्प्ले पर शो करता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस जो फॉल्ट था वह दोबारा से वहाँ पर आ चुका है, जिसे आप इरेज कर सकते हैं, यानी जिसे हम वोलाटाइल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जितने भी 4 72 73 99 और 95 जो कोड बताए गए हैं, इससे डायरेक्ट रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर केवल 72 के लिए पूछा गया था। तो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं PESD प्रोवाइडेड इन LHB कार बी रीसेट, यानी यहाँ पर बोला है कि जो PESD जो प्रोवाइडेड होता है LHB के बीच में उसे रीसेट किया जा सकता है, कैन बी रीसेट।
उसे रीसेट कर सकते हैं, जहाँ से हम चेन पुलिंग किए हैं वहीं से हम रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चैन पुलेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेन इमरजेंसी चैन पुलेड इन एलएचबी कोच ब्रेक एक्सीलेटर विल बी। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब इमरजेंसी चेन पुल किया जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है उस समय रिस्पॉन्ड करता है और ब्रेक लगाने का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है। इस कंडीशन में ब्रेक अप्लाई भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इन एलएचबी कोच इज। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एलएचबी कोच के अंतर्गत जो ब्रेक पैड लगे होते हैं इसका जो नया डायमेंशन होता है, न्यू डायमेंशन की अगर बात करें हम तो न्यू डायमेंशन 35 mm। कंडम की अगर बात करें हम तो कंडम जो होता है वह 7 mm पर कंडम किए जाते हैं। चूँकि प्रश्न कंडम के रिगार्डिंग पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एलएचबी कोच इज डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएचबी कोच में यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर। चूँकि अगर बात करें नॉर्मली जो ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं आईसीएफ या गुड्स वगैरह में नॉर्मली 3.8 kg मैक्सिमम प्रेशर होता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न एलएचबी के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो इसमें केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम प्रेशर होते हैं। क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है वो एलएचबी कोचेस की रिगार्डिंग पूछा गया है तो 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीवा। फीवा का फुल फॉर्म पूछा गया है तो फीवा का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है। यानी जब भी कोई हमारा एयर स्प्रिंग में फेलियर दिखता है तो उस दौरान जो उसमें लगे चौक होते हैं फीवा डिवाइस में वहाँ से ये बीपी प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, जिससे पूरी गाड़ी में हमारा ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेलियर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जब भी कोई एयर स्प्रिंग फेलियर होता है तो इस केस में आप ध्यान रखें कि 60 kmph पर आप आगे के लिए गाड़ी को अलाउ करना है एयर स्प्रिंग फेलियर के केस में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता प्रश्न कि जो फीवा डिवाइस होते हैं यह कितनी संख्या में लगे होते हैं, तो फीवा जो यूनिट होता है जो फीवा यूनिट लगे होते हैं वह 2 की संख्या में फीवा यूनिट पर कोचेज लगे होते हैं। अगर इसका फीवा का इंडिकेटर अगर पूछा जाता है तो इंडिकेटर की संख्या 0.4 पर कोचेज में लगे होते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें नंबर्स का, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ कैन यू नो इफ द एनआरबी इज डिफेक्टिव। यानी यहाँ पर बोला गया कि आप कैसे जान सकते हैं कि जो गाड़ी में एनआरबी लगा होता है नॉन रिटर्न वाल्व वो डिफेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए सिंपली आप देखें कि जो एनआरबी में अगर डिफेक्ट कंडीशन में हो तो उस दौरान सिंपली आप पहले डायग्राम देख लें कि ये हमारा एपी पाइप है और ये हमारा बीपी पाइप है। एपी पाइप यहाँ पर डट कलेक्टर हमारा लगा होता है, फिर यहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक से लगते हुए यहाँ पर हमारा एनआरबी, फिर हमारा एयर टैंक होता है। अगर यहाँ पर बीपी पाइप की अगर बात करें हम तो बीपी पाइप में यहाँ पर भी डट कलेक्टर लगे होते हैं, फिर आइसोलेटिंग कॉक्स लगा होता है। यहाँ पर हमारा डीबी होता है, डीबी के साथ सीआर अटैच होते हैं और डीबी से होते हुए भी हमारा प्रेशर एआर को जाता है ब्रेक पाइप वाले प्रेशर। अब यहाँ पर पूछा है कि जब हमारा एनआरबी डिफेक्टिव हो गया हो तो इस केस में जब हमारा एफपी का प्रेशर ना भी उपलब्ध होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर हमारा डीबी से आ रहा होगा वह प्रेशर एनआरबी से होते हुए हमारा फिट पाइप के गेज में जो होगा, हमारा गेज लगा होगा फिट पाइप में, उसमें हमारा शो करेगा प्रेशर। तो ये एक इंडिकेशन होगा कि हमारा एनआरबी डिफेक्टिव हो चुका है, कि जब हमारा केबल और केबल बीपी एयर होज पाइप कनेक्ट कर चुके हैं। इस कंडीशन में हमारा एफपी प्रेशर में प्रेशर आ रहा है।
दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जैसे ही हमारा ये पी पाइप को हम जैसे ही हटाएंगे तो कोई भी प्रेशर हमारा रिजर्वायर के ऊपर में नहीं उपलब्ध होगा अगर हमारा पीपी पाइप कनेक्टेड ना हो। तो यह दो रीजन्स हो सकते हैं जिस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एनआरबी गाड़ी की में डिफेक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ सब शेड्यूल फर्स्ट फॉर वंदे भारत रेक्स पीरियडिसिटी। यानी यहाँ पर बोला गया जो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो सब शेड्यूल फर्स्ट के लिए जो मेंटेनेंस शेड्यूल रखा गया है, आवधिकता रखा गया है, पीरियडिसिटी वो कितना रखा गया है। तो सिंपली आप ध्यान रखिए कि जो वंदे भारत के लिए जो सब शेड्यूल फर्स्ट है वह 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज के अंतराल पर रखा गया है। वहीं इससे सब शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो यह 36 मंथ प्लस माइनस 5 डेज के अंतराल पर यह भी रखा गया है। वहीं सब शेड्यूल 3 की अगर बात करें हम तो यह 72 मंथ्स प्लस माइनस 5 डेज के अंतराल पर यह रखा गया है। चूंकि प्रश्न पूछा गया है सब शेड्यूल फर्स्ट के रिगार्डिंग में तो यह 18 मंथ्स प्लस माइनस 5 डेज इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है TCMS स्टैंड्स फॉर, एंड TCMS का यहाँ पर क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो TCMS जो होता है वो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहाँ से जैसे ही आप वंदे भारत वगैरह देखते हैं जहाँ से उसका जो मॉनिटर वगैरह लगा होता है, जहाँ से लोको पायलट्स वगैरह पूरे जितने भी ब्रेकिंग हो, डायरेक्शन हो या मोटरिंग पावर हो, सारे को जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, या जो कंट्रोल डोर्स का जो कंट्रोल होता है या AC का कंट्रोल हो या जितने भी ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होते हैं कंप्रेसर रोटेशंस का या जो ब्लेंडेड ब्रेक्स का जो हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, सारे के सारे हमारा जो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो मॉनिटर लगा होता है वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम TCMS का फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, नंबर ऑफ कोचेज इन वन बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत ट्रेन। यानी यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन में दो तरह की यूनिट्स का यूज में लिए जाते हैं, एक होता है इंड बेसिक यूनिट और एक होता है मिडल बेसिक यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न पूछा गया है सिंपली कि कितने एक यूनिट में कोचेज उपलब्ध होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा इंड बेसिक यूनिट होता है। इंड बेसिक यूनिट में हमारा DTC यानी ड्राइविंग टेलर कोच या कार बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो लगा होता है वो मोटर कोच लगा होता है जिसमें हमारा ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह लगे होते हैं। फिर उसके बाद टेलर कोच होता है, फिर लास्ट में फिर से एक मोटर कोच लगा होता है। यह जो हो यह इंड बेसिक यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। इसके अलावा हम बात करें मिडल बेसिक यूनिट्स का, तो मिडल बेसिक यूनिट्स में जो लगा होता है वो सबसे पहले NDTC होता है यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कोच होते हैं। इसके बाद मोटर कोच होता है, फिर टेलर कोच, फिर मोटर कोच होते हैं। यानी इस तरह के इसमें भी 4 तरह के कोचेज उपलब्ध होते हैं एक यूनिट के अंतर्गत। चूँकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक यूनिट में कितने नंबर्स में वंदे भारत के अंतर्गत कोचेज उपलब्ध होते हैं, तो टोटल 4 की संख्या में दोनों यूनिट्स में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपसे जो पूछे जा सकते हैं वंदे भारत के रिगार्डिंग कि इसमें जो व्हील डाया होता है नए कंडीशन में वह आपका 952 mm होता है। कंडम की कंडीशन में अगर बात करें हम कि कितने mm पर कंडम करते हैं तो इसके लिए 877 mm रखा गया है। इसके लिए व्हील बेस अगर बात करें हम कि जो वंदे भारत का जो व्हील बेस होता है वह 2700 यानी 2700 mm होता है। यहाँ इसके अलावा हम बात करें कि जो या व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को भी आप ध्यान रखें जहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस।
यानी ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच जो मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर सिंपली ध्यान रखिए ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच पूछा गया है, तो यह जो होता है वह 1.5 mm मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाई FRP। FRP से क्या समझते हैं। तो FRP जो होता है वह फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आप वंदे भारत के आगे वाले जो नोच देखते हो आप प्लेट्स कर्व टाइप का, वो भी FRP यानी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेयर हैज बीन डिस्ट्रैक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF और RCF कोचेज। यानी ICF और RCF कोचेज में जो डिस्ट्रैक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड होते हैं वो मेनली मेन हेड स्टॉक और एक्सियली हेड स्टॉक जो होते हैं ये दोनों के बीच प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोचेज। ICF कोचेज में मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा गया है लोडेड कंडीशन में। तो लोडेड कंडीशन में हम बात करें, पहले यहाँ पर देख लें हम कि जो मैक्सिमम जो होता है वो 1105 mm होता है। मिनिमम अगर आपसे एमटी में पूछा जाता है अगर, तो यह आपका 1090 mm। अगर मिनिमम अगर आपसे लोडेड कंडीशन में अगर पूछा जाता है तो यह आपका 1030 mm मिनिमम बफर हाइट होंगे फ्रॉम डे लेवल से। तो यहाँ पर लोडेड कंडीशन में पूछा गया था तो 1030 mm ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन ICF कोच इज। यानी ICF कोच में जो ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। तो सिंपली ICF कोचेज में जो सेंटर पिवेट लगे होते हैं उसके माध्यम से ही जो ड्रॉ एवं बफिंग फोर्स होता है ICF कोचेज का वो किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेंटर पिवेट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटरल मोमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोलेड बाय। यानी जो व्हील्स का जो लेटरल मोमेंट होता है वो कंट्रोल किए जाते हैं एक्सल गाइड के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। यानी सिंगल कार टेस्टिंग यहाँ पर बोला गया SCTR के बारे में, जहाँ पर हम एयर लीकेज का टेस्ट करते हैं, जहाँ पर जो लीकेज होना चाहिए वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट अलाउ नहीं होता है जब भी हम सिंगल कार टेस्टिंग के माध्यम से हम जो हमारा पार्टिकुलर कोच होता है उसकी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब भी ब्रेक्स को हम मैनुअली रिलीज करते हैं क्विक रिलीज वाल्व यानी QR के द्वारा, तो उस दौरान जो प्रेशर निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा। तो वह सिंपली कंट्रोल रिजर्वायर के माध्यम से निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। यानी ब्रेक लगने के बाद जब भी जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर जो डिस्कनेक्ट होता है वो कहाँ से होता है। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा जब भी हमारा चार्जिंग नॉर्मली होता है तो BP पाइप से नॉर्मली चार्ज होता है, ये हमारा DB है और यहाँ पर ये हमारा CR है। DB से ही हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है और DB से ही हमारा ब्रेक सिलेंडर होते हैं कनेक्टेड। यहाँ पर जब भी कोई चार्जिंग पोजीशन में हमारा जो प्रेशर जाता है वह सिंपली हमारा DB से होते हुए हमारा AR को ही जाता है और CR को जाता है, ब्रेक सिलेंडर को नहीं जाता है। लेकिन जब भी हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उस दौरान ब्रेक पाइप से कनेक्शन कट होकर ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कनेक्शन हमारा ब्रेक सिलेंडर की तरफ हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्रश्न में भी इसी प्रकार पूछा गया है कि आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर
इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द, यानी जो CR होता है वह डिसकनेक्ट हो जाता है ब्रेक पाइप से और ER का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से हो जाते हैं आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। सर्विस एप्लीकेशन के लिए जो ब्रेक पाइप में प्रेशर जो रिडक्शन किए जाते हैं, घटाए जाते हैं, वो कितने kg का ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बात करें हम कि जो सर्विस एप्लीकेशन में ड्रॉप प्रेशर किए जाते हैं वह 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी यहाँ पर बोला गया कि ब्रेक रिलीज के दौरान जो ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर जो जाते हैं वो एटमॉस्फेयर वातावरण में चले जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में जो नॉन रिटर्न वाल्व NRV यूज किए जाते हैं इसका क्या कार्य है। तो सिंपली जो इसका कार्य है कि जो हमारा फीड पाइप से जो प्रेशर आया है NRV जो यहाँ पर लगा है हमारा, और ये हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर है। तो सिंपली जो एक करता है काम कि यह जो फीड पाइप से जो प्रेशर आता है इसको तो जाने तो देता है या ऑक्सिलरी रिजर्वायर के अंतर्गत, लेकिन यह वापस नहीं आने देता है। तो यही NRV का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर चले हम तो ऑप्शन में बोला गया है कि टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर AR टू FV। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FV पाइप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, यानी ICF कोच की जो सोल बार होता है वह गेट सेक्शन के टाइप से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन ICF कोच टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय द ट्रांसफरिंग द ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू द व्हील थ्रेड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किस प्रकार के मैकेनिज्म ICF कोचेज में प्रोवाइडेड होते हैं जिससे जो स्पीड है हमारा कोचेज का वो कंट्रोल किया जाता है ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर जो होता है वह व्हील थ्रेड तक पहुँचाकर जो ब्रेकिंग फोर्स होता है। तो यह सिंपली जो मैकेनिज्म है वह मैकेनिकल मैकेनिज्म जो होता है हमारा, जिसे हम ब्रेक रिगिंग के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से सबसे पहले जो प्रेशर है वह ड्रॉप किया जाता है BP पाइप का। इससे जो हमारा DB सेंस करता है वह हमारा ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है उसके 2.5 टाइम्स, जिससे वहाँ पर ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन जो है हमारा वह बाहर की तरफ निकलता है, जिससे उसके बाद जो हमारा जो अरेंजमेंट लगे होते हैं ब्रेक रिगिंग का, इसके माध्यम से फोर्स अप्लाई होते हुए हमारा व्हील थ्रेड पर ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ब्रेक रिगिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यहाँ पर बोला गया कि जो कैसना बोगी के लिए जो हम RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज करते हैं मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए वो कौन सा है। तो सिंपली जो हमारा G95 जो है वह कैसनब के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें G97 या सिंपली जो फ्रेट स्टॉक एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक, यानी गुड्स मालगाड़ियों के लिए जो एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होते हैं इसकी चर्चा G97 के अंतर्गत बताया गया है। G90 के अंतर्गत BTPN के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो G86 के अंतर्गत BTP जो गैस टैंक होते हैं हमारा LPG वगैरह का उसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग G86 में बताया गया है। इसके अलावा G70 की अगर बात करें हम
तो इसमें वॉक्सवैगन वैगन का मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो G76 की अगर बात करें हम, तो इसमें जो हमारा CBC जो होता है लाइन स्टाफ के लिए जो CBC होता है, इसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बताया गया है। वहीं G80 के अंतर्गत जो वर्कशॉप के अंतर्गत जो CBC के लिए मेंटेनेंस के लिए मैनुअल बनाया गया है वह G80 के अंतर्गत बताए गए हैं। जितने भी मेंटेनेंस जो टेक्निकल पैम्पलेट्स बताए गए हैं, इससे डायरेक्ट रूप से एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। प्रश्न पूछा गया था कैसना बोगी की रिगार्डिंग, तो G95 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रूल 3 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू, यानी जो आचरण नियम जो 1966 के अंतर्गत लाया गया था कंडक्ट रूल, इसमें बोला गया कि रूल जो 3 बनाया गया है वह किसके रिलेटेड बनाया गया है। तो रूल 3 जो है वह सिंपली मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, और थर्ड की अगर बात करें तो डू नथिंग विच इज अनबियरिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी इसका मतलब है कि जितने भी जो कर्मचारी है वह इंटीग्रिटी यानी जो एकता और उन्हें बनाए रखे। सेकेंड है कि वो ड्यूटी के प्रति अपना डिवोशन भी बनाए रखे और ऐसा कोई व्यवहार ना करे जिससे रेलवे के लिए अशोभनीय हो। ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन रूल 3 के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, जनरल कंडीशंस, डिवोशन टू ड्यूटी, इंटीग्रिटी, ETC वगैरह बनाए गए हैं रूल 3 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम तो रूल 7 जो है इसमें बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन बाय द रेलवे सर्वेंट, यानी रेलवे सर्वेंट के द्वारा कोई भी प्रदर्शन वगैरह में शामिल नहीं होना है। यह रूल 7 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव, यानी निकट जो रिश्तेदार वगैरह के जो रोजगार से संबंधित है, इसके लिए अगर बात करें हम तो यह रूल 4 के अंतर्गत बताया गया कि कोई भी अधिकारी या जो ग्रुप A B के जो गेजेटेड ऑफिसर्स है वो कोई भी अपने नियर रिलेटिव से संबंधित कोई भी रोजगार से संबंधित वह इसमें शामिल नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग रूल 4 में बताया गया है। इसके अलावा जो हमारा है इसमें टोटल 25 रूल्स के बारे में बताए गए हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां से आपसे एक नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें तो कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ, यानी जो कैजुअल लीव जो होता है उसे कंबाइन किया जा सकता है किसके साथ। तो सिंपली जो कर्मचारी होता है वर्कशॉप के हो या प्रोडक्शन यूनिट्स को हो या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वहाँ पर कर्मचारी को केवल और केवल 8 CL कैजुअल लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। वहीं ओपन लाइन स्टाफ की अगर बात करें हम तो ओपन लाइन स्टाफ के अंतर्गत सिंपली आप लोको पायलट, गार्ड या CNW स्टाफ जो आप कंसीडर कर सकते हैं, इनको पूरे वर्ष में 10 CL प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसे किसी भी लीव के साथ कंबाइंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैजुअल लीव होता है वह नॉट ऑर्गेनाइज लीव के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो कैजुअल लीव है उसे किसी भी लीव के साथ हम कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। CL के साथ केवल और केवल आप NH या जो कंपनसेटरी रेस्ट जो होता है इसी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा LAP हो या PL हो, ML हो, किसी भी प्रकार के लीव के साथ आप कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिमाइजिंग बिटवीन, यहाँ पर बोला गया है कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है उसे डिटरमाइन किया जाता है किसको ऑप्टिमाइजिंग किन दोनों के बीच करके। तो सिंपली जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और कैरिंग कॉस्ट होता है, दोनों को ऑप्टिमाइजिंग करके हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो दोनों को काफ़ी तौर पर मिनिमम रखा जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द यूनिट ऑफ मेजरिंग इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस के लिए जो इकाई रखा गया वो क्या है। तो इल्यूमिनेंस के लिए सिंपली जो होता है वो हमारा रोशनी यानी प्रकाश से संबंधित है। इसका जो यूनिट होता है सिंपली वह
लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे का जनक जिसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, वो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से फाइंड आउट करना है। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे की अगर बात करें तो इसे लॉर्ड डलहौजी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 के बीच, इन्हीं के रीजन्स के बीच 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट टाइम भारत के अंतर्गत रेलवे को मूवमेंट करवाया गया था, जिसमें 34 किलोमीटर्स के डिस्टेंस जो बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच मूवमेंट कराया गया था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। इसीलिए जो लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे के तौर पर भी कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बीच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज आर लोकेटेड इन 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सिटी के अंतर्गत 3 जोनल हेडक्वार्टर्स उपलब्ध है रेलवे का। तो जो हमारा कोलकाता जो सिटी है, यहाँ पर हमारा सिंपली ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER और कोलकाता मेट्रो, जिसे 2010 के अंतर्गत भारतीय रेलवे में एज ए जोन के तौर पर कंसीडर किया गया था। उसके बाद से ही जो कोलकाता जो सिटी है, शहर है, उन्हें 3 जोनल हेडक्वार्टर के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, यानी ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता मेट्रो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे 2 के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो 2 के रिगार्डिंग में आपका जो मुंबई है, मुंबई सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई भी है। यानी 2 के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो जो मुंबई सिटी है वह 2 जोनल हेडक्वार्टर से उपलब्ध है वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी आज़ाद भारत का जो पहला रेल मंत्री बनाया गया था वो कौन बनाए गए थे, तो सिंपली जॉन मथाई को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवे। यहाँ पर बोला गया है कि जो पहला लोको पायलट जो बनाया गया था भारतीय रेलवे के अंतर्गत, फीमेल रेलवे ड्राइवर कौन थे, तो वह जो बनाए गए थे वह सुरेखा यादव को बनाया गया था, जो 1988 के अंतर्गत पहली बार एज अ लोको पायलट के तौर पर फीमेल बनने वाली पहली महिला बन गई थी, वह लोको पायलट के तौर पर भारतीय रेलवे का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सुरेखा यादव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे का जो लार्जेस्ट, यहाँ पर ध्यान रखें बिगेस्ट, 2 तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बिगेस्ट और एक लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे। यहाँ पर सिंपली आप ध्यान रखें कि लार्जेस्ट के केस में अगर आपसे पूछा जाता है तो करंट के अंतर्गत मथुरा जो जंक्शन है, यह अभी करंट के अंतर्गत लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है भारतीय रेलवे का, जहां से 7 रूट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, 7 रूट्स को। इसी कारण इसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपसे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा जाता है तो इस केस में जो हावड़ा है, जो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, वहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म्स है, जो कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर भी कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो है तो पूरे भारत में भारतीय रेलवे के अंतर्गत हाईएस्ट प्लेटफॉर्म के साथ उपलब्ध है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट के केस में मथुरा रेलवे जंक्शन और बिगेस्ट के केस में आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन सही उत्तर होगा।
चूंकि प्रश्न लार्जेस्ट के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी मथुरा रेलवे जंक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, द फंक्शन ऑफ डैश इज टू ऑपरेट द लेबलिंग बाल्ब ऑटोमेटिकली बाय मूविंग द हैंडल ऑफ द लेबलिंग बाल्ब अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द लोड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हम किस चीज़ के फंक्शन को हम उपयोग करके हम जो लेबलिंग बाल्ब को ऑटोमेटिक रूप से हैंडल को अप या डाउन से हम लोड के कंडीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि ये हमारा ईयर स्प्रिंग है, ये इसका बिल्लो नीचे लगा होता है। यहाँ इससे हमारा जो कनेक्टेड होता है वो हमारा लेबलिंग बाल्ब कनेक्टेड होता है। हमारा लेबलिंग बाल्ब से ही हमारा एक एग्जॉस्ट कनेक्टेड होता है और एक लेबलिंग बाल्ब से हमारा इनपुट जो होता है हमारा वो कनेक्टेड होता है यह रिजर्वायर का, जो हमारा मेन रिजर्वायर होता है उससे यह कनेक्टेड होता है। यहाँ पर लेबलिंग बाल्ब जो होता है उससे हमारा एक हॉरिजॉन्टल लीवर कनेक्टेड होता है, हॉरिजॉन्टल लीवर से हमारा यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन लीवर कनेक्टेड होता है। जब भी हमारा ध्यान रखिए कि एक होता है हमारा रिक्वायर्ड हाइट होता है और एक हमारा एक्चुअल हाइट के तौर पर कंसीडर करें। सिंपली अगर कोई हॉरिजॉन्टल लीवर जो है हमारा अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रॉपर अगर हो तो इस कंडीशन में हमारा एक्चुअल हाइट और रिक्वायर्ड हाइट दोनों हमारा सेम होगा। जैसे ही हमारा अगर एयर स्प्रिंग पर यानी एक्स्ट्रा अगर वजन कोचेज में आता है तो हॉरिजॉन्टल लीवर हमारा यहाँ पर डाउन अप होगा, तो इस कंडीशन में हमारा एक्चुअल हाइट कम होगा और रिक्वायर्ड हाइट के मुकाबले में। तो इस केस में हमारा जो कंडीशन होगा कि जो मेन रिजर्वायर कनेक्शन जो होगा हमारा वह जो लेबलिंग वाले वो एयर स्प्रिंग को कर देगा। दूसरा कंडीशन यह बनता है कि जब हमारा नॉर्मल जो पोजीशन है इससे भी अगर ज़्यादा कंडीशन हमारा एम्प्टी हो जाए कोचेज अगर, तो इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर अप पोजीशन में होता है। इस कंडीशन में होता है कि जो रिक्वायर्ड हाइट होता है हमारा एक्चुअल हाइट के मुकाबले में कम हो जाता है। तो इस केस में भी हमारा जो लेबलिंग वाल्व जो होता है हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालने के लिए इसका कनेक्शन हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट से कर देता है। तो इसका भी ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे जो हमारा इंस्टॉलेशन लीवर और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ कनेक्टेड होते हैं इसके माध्यम से ही हम यह कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इंस्टॉलेशन इस लीवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के अंतर्गत जो कैपेसिटी होता है एयर स्प्रिंग के ऑक्सिलरी रिजर्वायर का वो कितने लीटर का होता है। तो जो हमारा पहले यूज किए जाते थे हाइब्रिड कोच में जो एयर स्प्रिंग लगा होता है वह 40 लीटर का होता है, जबकि एलएचबी की अगर बात करें हम तो इसमें जो रिजर्वायर लगे होते हैं वह 60 लीटर का होता है। प्रश्न एलएचबी कोच के रिगार्डिंग था, तो यहाँ पर 60 लीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, डैश आर मिंट फॉर रिमूविंग डस्ट मॉइस्चर एंड स्केल पार्टिकल्स फ्रॉम द ईयर बिफोर इट इंटर्स द ऑक्सिलरी रिजर्वायर एंड डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा डिवाइस जिसे हम रिमूविंग डस्ट के तौर पर जानते हैं। तो रिमूविंग डस्ट के तौर पर हम डस्ट कलेक्टर को जानते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा डस्ट कलेक्टर आ जाएगा। फिर बोला गया कि डस्ट कलेक्टर आर मींट फॉर रिमूविंग डस्ट मॉइस्चर एंड स्केल पार्टिकल्स फ्रॉम ईयर बिफोर इट इंटर्स ऑक्सिलरी रिजर्वायर एंड डीबी हो जाएगा। यानी यहाँ पर पी पाइप के जरिए हमारा डायरेक्ट वो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर को जाता है और बीपी पाइप के जरिए हमारा डीबी को पहले प्रेशर जाता है जो हमारा डस्ट कलेक्टर से फिल्टर होकर जाते हैं। तो यहाँ पर डस्ट कलेक्टर पहले वाले ऑप्शन में होंगे और सेकेंड वाले ऑप्शन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाले इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि बीच टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन बॉक्स एंड एस वैगन। बॉक्स एंड एस वैगन में जो बियरिंग यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जो बियरिंग यूज की जाते हैं नॉर्मली अगर बात करें हम गुड्स स्टॉक में तो उसमें ई टाइप का CTRB यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम बॉक्स एंड एस जो कि इसका जो एक्सल लोड होता है वह 25 टन होता है, इसके लिए इसमें के टाइप का
CTRB यूज में लिए जाते हैं। तो चूंकि प्रश्न पूछा गया बॉक्स एंड एस के रिगार्डिंग, जिसमें हमारा LW LH बोगी यूज में लिया जाता है, इसमें जो बियरिंग का टाइप्स होगा वो K टाइप्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। K टाइप का बियरिंग बॉक्स एंड एस वैगन के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर ऑल द CBC टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक लिफ्टिंग ऑफ लॉक ऑन रन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रेन पार्टिंग इज कॉल्ड एज। यहाँ पर बोला गया है कि जो जितने भी CBC में जो इनबिल्ट जो मैकेनिज्म होते हैं जो कि CBC के जो हमारा लॉक लिफ्टिंग जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ऑटोमेटिक रूप से उसमें ओपन होने से रोकते हैं, तो इसका कौन सा मैकेनिज्म इसे हम जानते हैं। तो इसे सिंपली हम एंटी क्रीप मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। यह जो लगा होता है वो कपलर के जो बॉटम पार्ट्स होते हैं हमारा, और सेकेंड हम बात करें तो जो टॉगल के जो लेड्ज वाले पार्ट्स होते हैं ऑफ टगल, दोनों के बीच लगा होता है, जो रनिंग कंडीशन में जब भी हमारा कोई कोचेज या वैगन हो तो उस दौरान जो लॉकिंग पीस होता है उसको ऊपर जाने से प्रिवेंट करता है, जिससे हमारा ट्रेन पार्टिंग की समस्या को कम किया जा सकता है। यह जो मैकेनिज्म हम बोलते हैं उसे हम एंटी क्रीप मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस लेबल एट और डिस्टेंस इक्वल टू द रिजिड व्हील बेस ऑफ द व्हील और बोगी इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अलजेब्रिक डिफरेंस बोला गया है क्रॉस लेबल डिस्टेंस टू द रिजिड व्हील बेस ऑफ द व्हीकल्स और बोगी। तो इस प्रकार के जो क्रॉस लेबल्स होते हैं डिफरेंस अलजेब्रिक सेम्स का, या जिसे हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्विस्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मस्ट बी टर्न आउट और डिस्पेस्ड फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट विद इन डैश बाय द डे एंड डैश बाय द नाइट आफ्टर साउंडिंग ऑफ द हूटर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होते हैं वह जब भी टारगेट टाइम प्रत्येक ERT या ERME का होता है, जब भी हूटर बजता है तो दिन के दौरान यानी डे में के दौरान अलग होता है और नाइट के दौरान उनका टर्निंग आउट का समय अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमसे ERT के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो ERT के केस में जब भी कोई साउंड हूटर बजता है तो उससे 30 मिनट के अंदर डे में अंदर हमारा एक्सीडेंट साइट पर पहुँचना होता है। इसके बाद 45 मिनट्स रखा गया है नाइट के अंतर्गत, तो इसकी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू द पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्न आउट ऑफ एनी रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट मेडिकल इक्विपमेंट शुड नॉट बी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो 2 कंसेक्यूटिव जो टर्न आउट्स होते हैं किसी भी रिलीफ ट्रेन्स का या ARME का, तो वह पीरियड कितना रखा जाता है। तो जो हम ट्रायल बेसिस पर जो हम करते हैं मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं हमारा, तो इसमें हम 3 मंथ्स के गैप के अंतराल पर हम ART या ARME का मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फायर इन ट्रेन्स कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो ट्रेन के अंतर्गत जो फायर्स वगैरह लगते हैं, आग लगते हैं, वह ट्रेन एक्सीडेंट जो होता है उसके क्लासिफिकेशन में किसके अंतर्गत आते हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि 16 टाइप्स का हमारा एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत बताए गए हैं, जिसमें आई एवं इसमें यह जो है वो ए से लेकर आर तक क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आई एवं ओ को करंट के अंतर्गत हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली फायर इन ट्रेन का बोला गया था, तो यह क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास बी में यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास बी के अंतर्गत फायर इन ट्रेन्स आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो क्लास ए के अंतर्गत हमारा
कोलिजन आता है। क्लास सी के अंतर्गत हमारा ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक आता है। और वही क्लास डी की अगर बात करें हम, तो क्लास डी के अंतर्गत हमारा ड्रिलमेंट आता है। और एक जो टाइप्स है क्लास जे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, यह सिंपली ट्रेन पार्टिंग के रिगार्डिंग है, क्लास जे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, फॉर 120 या 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ जीव इन अ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो 140 टन या 120 टन के जो ब्रेक डाउन क्रेन होते हैं, इसके जो जीव, जिसे आप बूम भी बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, जीव या बूम, या सिंपली जो हमारा 140 टन क्रेन जो होता है, यह जो मेन पोर्शन जो होता है, इसे ही हम बोलते हैं जीव या बूम बोलते हैं। इसमें बोला है कि जब इसे हम अपर डाउन या अपर करते हैं, तो इस प्रकार के पोजीशंस को वर्टिकल प्लेन्स में, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम किस तौर पर जानते हैं, तो इसे हम डेरेकिंग के तौर पर जानते हैं। डेरेकिंग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, 140 टन बीडी क्रेन न्यू डिजाइन मिनिमम एवं मैक्सिमम वर्किंग रेडियस आर। यानी जो 140 टन के जो बीडी क्रेन्स है न्यू डिजाइंस का, इसमें मिनिमम एवं मैक्सिमम वर्किंग रेडियस पूछा गया है। तो इसकी हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम कंडीशन में जो वर्किंग रेडियस होता है वो 5.5 मीटर होता है। वहीं मैक्सिमम की अगर बात करें वर्किंग रेडियस का, तो यह 18 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नए डिजाइन के अनुसार यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, 140 टन बीडी क्रेन न्यू डिजाइन हैविंग काउंटर बेड स्लैब्स ऑफ डैश टन्स। यानी जब भी कोई हमारा ये जो हमारा बीडी क्रेन्स है, ये हमारा जीव या बूम लगा होता है, आय के लिए हमारा हुक लगा होता है, जिससे वायर के माध्यम से हम इसमें पीछे की तरफ जो हमारा बेट लगा होता है, 3-4 वायर लगे होते हैं, यहाँ पर काउंटर बेट होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो काउंटर बेट लगा होता है, जिससे इसमें कोई अलग अलग स्लैब का हमारा बेट होता है उसमें, तो इसमें बोला गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्लैब्स उपलब्ध होते हैं काउंटर बेट के लिए, नए डिजाइन के अनुसार वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सिंपली हमारा 24 टन्स का होता है, 15 टन्स का काउंटर बेड स्लैब्स होता है, और वही 8 टन का काउंटर बेड स्लैब्स उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट वेयर द फॉरेन रेलवे स्टाफ इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज। यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक्सीडेंट इंक्वायरी में यह रिपोर्ट आता है कि फॉरेन रेलवे स्टाफ इसमें रेस्पॉन्सिबल है, तो जो इसका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होगा वो कौन होगा। तो इस प्रकार के जो रिपोर्ट है उसे जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है, CSO के माध्यम से, चीफ सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से इसे प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसके लिए जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होते हैं वह AGM होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह फॉरेन रेलवे स्टाफ जब इसमें रिस्पॉन्सिबल हो तब यह कंडीशन अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पार्टिंग ऑफ ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स कॉम्स अंडर बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। यानी यहाँ पर ट्रेन पार्टिंग का पूछा गया है कि कौन से क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा जब वह कैरिंग पैसेंजर्स हो। तो सिंपली जानते हैं आप कि जो क्लास जे होता है, क्लास जे हमारा फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इंजन से रिलेटेड होता है। इसमें ट्रेन पार्टिंग भी जो होता है वो क्लास जे के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यह फेलियर ऑफ रोलिंग स्टॉक का होता है। जिसमें हम बात करें अगर J3 की, अगर J3 क्लासेस में अगर वो कैरिंग पैसेंजर्स हो और उसका पार्टिंगर होता है तो यह J3 क्लासेस के अंतर्गत आएगा। वहीं J4 क्लासेस में गुड्स गाड़ी का अगर ट्रेन पार्टिंग होता है तो यह J4 क्लासेस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्लास जे इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ट्रेन पार्टिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट एसआरएमबी और एआरएमबी हैविंग डबल एग्जिट, यानी यहां पर बोला गया कि डबल एग्जिट के दौरान जो एसआरएमबी या एआरएमबी का जो टारगेट टाइम रखा गया मूवमेंट का वो कितना रखा गया है। तो जब भी हम बात करें एआरएमई की अगर बात करें हम, तो इसमें 15 मिनट जो है वह डबल एग्जिट का और 25 मिनट्स सिंगल एग्जिट का लिए समय दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो डबल एग्जिट के लिए पूछा गया था, तो सिंपली 15 मिनट्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत उन्हें टर्न आउट करना पड़ता है आफ्टर साउंडिंग ऑफ हूटर। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी एज पर वीक ऑफ फॉर द स्टाफ कैटेगराइज्ड इंटेंसिव अंडर द HOER, यानी यहां पर बोला गया है कि जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स के अनुसार जो इंटेंसिव कैटेगरी के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड आवर कितना रखा गया है प्रत्येक सप्ताह। तो यहाँ पर इंटेंसिव कैटेगरी की हम बात करें तो इंटेंसिव कैटेगरी में जो स्टैंडर्ड आवर्स रखा गया है वह 42 आवर्स पर वीक रखा गया है। वहीं अगर बात करें प्रिपरेटरी या जो लास्ट के टाइम के लिए जो रखा जाता है जिसे हम स्टैट्यूटरी लिमिट्स भी बोलते हैं हम, यानी मैक्सिमम लिमिट्स 45 आवर्स पर वीक होता है। इस प्रकार के जो कैटेगरी होते हैं इंटेंसिव कैटेगरी वगैरह, इसमें जो सेक्शन कंट्रोलर वगैरह होते हैं इनको रखा जाता है। तो यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड आवर्स पूछा गया था, तो 42 आवर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टॉक इंडेंट्स। नॉन स्टॉक इंडेंट्स को बनाने के लिए कौन से यहाँ पर फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली ध्यान रखिए कि नॉन स्टॉक अगर आपसे पूछा जाता है तो नॉन स्टॉक के लिए जो हम यूज में लेते हैं वो S1302 का प्रयोग करते हैं। वहीं स्टॉक के लिए अगर बात करें हम तो हम S1313 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नॉन स्टॉक इंडेंट के रिगार्डिंग था, तो S1302 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं डैश गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस प्रयोग किया जाता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ODC लोड्स आर डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेज, यानी जो ODC होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट जो होता है, जिसमें हम ग्रॉस क्लियरेंस और नेट क्लियरेंस के आधार पर हम ODC को 3 कैटेगरीज में क्लासेस करते हैं, जिसमें पहला A क्लास, B क्लास और C क्लास ODC होते हैं। A क्लास का मूवमेंट हम डे एवं नाइट दोनों के दौरान विथ सेक्शनल स्पीड के साथ हम करा सकते हैं, जबकि B क्लास के जो ODC होते हैं उसे केवल हम दिन में विदाउट स्कॉटिंग और नाइट में विथ स्कॉटिंग स्टाफ के साथ केवल 40 kmph से हम अलाउ करते हैं। C क्लास ODC की अगर बात करें हम तो केवल और केवल डे लाइट्स में इसका मूवमेंट किया जाता है विथ 25 kmph विथ स्कॉटिंग स्टाफ। यहाँ पर पूछे गए थे कि ODC कितने डिवाइड्स होते हैं टाइप्स में, तो 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास ODC। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन वंदे भारत कोचेज। जो वंदे भारत कोचेज जो यूज में लिए जाते हैं इसमें नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स पूछे गए हैं। तो इसमें भी टोटल 4 प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स यूज किए जाते हैं। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो होता है इसकी संख्या चारों चक्के के पास 4 की संख्या में होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो हमारा ईयर स्प्रिंग के पास लगा होता है इसकी संख्या 2 की संख्या में होते हैं। यो डैम्पर भी हमारा 2 की संख्या में लगा होता है जो बॉडी और बोगी को कनेक्ट करता है। लेटरल डैम्पर में यह LHB से डिफरेंट होता है। LHB कोचेज में 1 की संख्या में लेटरल डैम्पर प्रत्येक बोगी में होते हैं।
लेकिन जो हमारा वंदे भारत कोचेज में जो बोगी यूज में लिए जाते हैं, इसमें 2 की संख्या में लेटरल डैम्पर यूज में लिए जाते हैं। चूंकि जो बोगी होता है वो बुलस्टर लेस होता है, जिसको सपोर्ट करने के लिए लेटरल डैम्पर 2 की संख्या में लगे होते हैं। इस प्रकार अब बात करें हम 10 की संख्या में प्रत्येक बोगी में शॉक ऑब्जर्वर्स उपलब्ध होते हैं। अगर कोचेज की अगर बात करें हम तो 20 की संख्या में प्रत्येक कोचेज में हमारा नंबर ऑफ डैम्पर्स उपलब्ध होंगे वंदे भारत कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वन कंडीशन इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो बफर ड्रॉप्स जो होता है ग्रॉस एवं वन कंडीशन में मैक्सिमम परमिसिबल जो होता है वह 75 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी फ्रेम एंड कोच बॉडी इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के जो कनेक्टेड होते हैं शॉक ऑब्जर्वर्स, इसे हम यो डैम्पर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रत्येक बोगी में यो डैम्पर की संख्या 2 की संख्या में होता है और यह बॉडी को बोगी से कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे यह जो बॉडी का जो रोलिंग मूवमेंट होता है उसको यह प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश ट्रांसमिट्स बोथ ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन द बॉडी एवं बोगी इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज में जो बॉडी और बोगी के बीच जो ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट्स करने का काम करता है वह कौन सा होता है? तो वह सिंपली ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से हम एलएचबी कोचेज में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है साइड वाल्व ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोच का जो साइड वाल्व हो या इंड वाल्व हो, दोनों का मैन्युफैक्चर्स की अगर बात करें हम तो यह सिंपली फेरेटिक स्टील के माध्यम से किया जाता है। जिससे हम बात करें तो SS 409M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फेरेटिक स्टील, जिसके माध्यम से हम एलएचबी कोचेज का साइड वाल्व और इंड वाल्व को मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन एसी एलएचबी कोच इज, एसी एलएचबी कोच में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो सिंपली डीसीपी टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के होते हैं, जो कि जितने भी क्लास के फायर्स होते हैं क्लास के उनको यह बुझाने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाई SWTR। SWTR से आप क्या समझते हैं? तो यह सिंगल वैगन टेस्ट रिग होता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रयोग हम ROH जब भी POH के दौरान हमारा वैगन जाता है तो वहाँ पर हम SWTR का प्रयोग करते हैं, जिससे हम सिंगल बाय सिंगल वैगन का हम टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम लीकेज टेस्ट हो या सेंसिटिविटी टेस्ट हो, इनसेंसिटिविटी टेस्ट हो, अलग अलग प्रकार के हम टेस्ट SWTR के माध्यम से हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म इज, यानी गार्ड आर्म एवं नक्कल नोज जो है उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वह नॉर्मली जो होता है वह 127 mm होते हैं। वहीं कंडम की अगर बात करें हम तो कंडम जो होता है वो 130 mm यानी 130 mm पर होता है। यहाँ पर बियर लिमिट पूछा गया था तो 130 mm ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विस, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो फ्री स्लैग होता है ड्राफ्ट गियर में सर्विस में जो मैक्सिमम परमिसिबल जो होता है वो 25 mm तक परमिट करते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हील गेज का मतलब क्या है? तो जब भी एक एक्सल पर जो दो चक्कों के बीच जो हमारा डिस्टेंसेस होता है व्हील फ्लेंजेस के बीच, उसे हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंजेज ऑफ टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड इन, जो डट कलेक्टर को साफ किया जाता है कोचेज में अगर बात करें हम तो आईओएच के दौरान, और बैगन की अगर बात करें हम तो यह आरओएच के दौरान यह क्लीन किया जाता है डट कलेक्टर को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो एट द टाइम ऑफ आरओएच, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टाइप ऑफ कपलर यूज इन वंदे भारत कोचेज। वंदे भारत कोचेज में यहाँ पर कपलर पूछा गया है कि कौन से कपलर का प्रयोग हम वंदे भारत कोचेज के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें सिंपली जो होगा वह सेमी परमानेंट कपलर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कभी कभी ऑप्शन में आपसे डिलेनर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो यह भी मेंशन होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, या तो डिलेनर या तो सेमी परमानेंट कपलर मौजूद होगा ऑप्शन के अंतर्गत, जिसका प्रयोग हम वंदे भारत में एज अ कपलर के तौर पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंट ऑफ बोथ कैसना बोगी ऑफ अ वैगन, यानी एक वैगन का जो दोनों बोगियों के बीच जो व्हील डायमीटर्स में डिफरेंस अलाउ होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर हम देख रहे हैं वैगन के अंतर्गत हम सेम एक्सल के ऊपर हमारा 0.5 mm अलाउ होता है। सेम बोगी, ध्यान रखें यहाँ पर सेम बोगी है, प्रश्न में डिफरेंट बोगी पूछा गया है। सेम बोगी में 13 mm और बैगन के केस में हम बात करें तो 25 mm पूछा गया है। प्रश्न में बोथ बोगी में डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर सेम बैगन वाला यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर डी 25 mm इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, IRCA यानी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन डील विथ, किससे संबंधित है। तो यह सिंपली इसके अंतर्गत हमारा 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा मैकेनिकल से रिलेटेड जो होता है वह सिंपली हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 होते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 से पूछा गया है किससे संबंधित है, तो पार्ट 3 सिंपली हमारा बैगन से संबंधित है, बैगन स्ट्रोक से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पार्ट 3 जो है हमारा वह बैगन से संबंधित है। वहीं अगर बात करें हम पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 जो है वह कोचेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एट डैश इफ इन शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स द पीरियड ऑफ इनेक्शन एग्रीगेट टू द 6 आवर्स और मोर। यहाँ पर बोला गया है कि जो HOER के अनुसार जो कर्मचारी को क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें उनका जो शिफ्ट होता है वो 12 घंटों का होता है, जिसमें जो इनेक्शन का पीरियड होता है वो लगभग 6 आवर्स से या इससे ज़्यादा का होता है। तो इस प्रकार के कैटेगरी जो होते हैं कर्मचारी को कौन से होते हैं, तो यह सिंपली इसेंशियली इंटरमिटेंट जो कैटेगरी होते हैं, जिसमें 12 घंटों का शिफ्ट होता है और इनेक्शन पीरियड की अगर बात करें 6 आवर्स या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम विथ विच डिजिट्स इंडिकेट्स ईयर बिल्ट, यानी यहाँ पर बोला है कौन सा जो अंक है डिजिट्स है वह इसके मैन्युफैक्चर जो ईयर होता है उसको इंडिकेट करेगा। सिंपली आप जानते हैं कि जो नए वैगन नंबरिंग सिस्टम होता है वह 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें पहला और दूसरा जो डिजिट्स होता है वह टाइप ऑफ वैगन जो होता है उसको यह इंडिकेट करेगा। जैसे कि कोई बॉक्सन है, BCN है, किस प्रकार के वैगन है उसे यह इंडिकेट करेगा। थर्ड और फोर्थ डिजिट की अगर बात करें हम, तो यह सिंपली ऑनिंग रेलवे यानी किस जोन का यह बना हुआ, NCR का, WCR का, किस रेलवे का यह वैगन बना है वह थर्ड और फोर्थ डिजिट्स इंडिकेट करता है। 5वें और 6ठे अंक की अगर बात करें हम, तो यह मैन्युफैक्चर ईयर को इंडिकेट करता है। अगर कोई वैगन 2023 का बना हो तो इसके लिए लास्ट 2 कोड 23 हम लेते हैं।
7 से लेकर 7, 8, 9, 10 जो है उसको बैगन के सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, और जो 11वां डिजिट्स होता है इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है। इसके माध्यम से जो बैगन नंबर स्कीम जो टोटल 11 अंकों का होता है इसको हम चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था जो ईयर बेल्ट के लिए कौन सा डिजिट्स इंडिकेट करेगा, तो 5वें और 6ठे अंक है जो वो बैगन के ईयर बेल्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PAC इज टू बी इशूड फॉर द आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी द परचेज फ्रॉम, यानी जो प्रोप्राइटरी यहाँ पर PAC जो होता है वह प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट के तौर पर हम जानते हैं, या सिंपली यूजर डिपार्टमेंट जो होता है जिसको जिस डिपार्टमेंट के यूज में लेना हो उसके द्वारा ऑफिसर्स के द्वारा इशू किया जाता है। इसके अलावा जो यह परचेज किया जाता है PAC वह सिंगल टेंडर के माध्यम से किए जाते हैं, सिंगल टेंडर के माध्यम से किए जाते हैं। और PAC तब इशू किया जाता है जब यह पता चल जाए कि जो पार्टिकुलर आइटम जो है वह कोई पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इसके बिना उस आइटम के बिना काम नहीं चल सकता। उस बेसिस पर यूजर डिपार्टमेंट द्वारा PAC जारी किया जाता है। इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा OEM जो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिसे हम सिंगल फॉर्म ओनली के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा उन्हें परचेज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, OEM ओनली या सिंगल फॉर्म ओनली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर डैश इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ माइनर पेनाल्टी चार्जशीट फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर माइनर पेनाल्टी के लिए जो चार्जशीट इशू किया जाता है वह SF11 इशू किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटी शास्ती स्टैंडर्ड फॉर्म 11। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नोटिस इम्पोजिंग पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय, यानी जिसे हम NIP के तौर पर जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी शुड बी साइंड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 जो इशू किया जाता है वह इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रोक्योरमेंट ऑफ CNC पिट व्हील लेथ कैन बी प्रोसीड अंडर, यानी जो CNC मशीन होता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल वाली जो मशीन्स होते हैं लेथ मशीन, इनको प्रोक्योरमेंट जो किया जाता है कौन से प्लान हेड के अंतर्गत किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हमारा सिंपली जो CNC मशीन है वो हमारा प्लांट मशीनरी एवं प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, MNP के अंतर्गत आते हैं। तो यह सिंपली जो MNP है हमारा वह प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से हम CNC मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो प्लान हेड 51 है वह स्टाफ वेलफेयर से संबंधित है, 31 है वह ट्रैक रिन्यूअल से संबंधित है, और 21 जो है वह RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। इसके अलावा प्लान हेड 42 जो होता है वह वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है। प्लान हेड 53 पैसेंजर एवं यूजर एम्यूनिटी जो होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा प्लान हेड जो 65 है इसमें ज्वाइनिंग ट्रेनिंग या HRD जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। प्लान हेड 71 स्टोर सस्पेंस से रिलेटेड होते हैं, और प्लान हेड 60 की अगर बात करें 16 की, तो इसमें ट्रैफिक फैसिलिटी एवं यार्ड रिमॉडलिंग वर्क से रिलेटेड प्लान हेड 16 होता है। तो जितने भी प्लान हेड आपको बताए गए हैं इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु इज द प्रेजेंट MTRS इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा MTRS है। MTRS का मतलब यहाँ पर ध्यान रखें मेंबर ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक जो होता है, मेंबर
ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, इसका फुल फॉर्म है MTRS पूछा गया है। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत कौन है? तो सिंपली जो अभी वर्तमान में MTRS जो है वह श्री सतीश कुमार है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे बोर्ड स्तर पर जो होता है मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ जो हमारा जो होता है ऑपरेशनल एवं बिजनेस मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे, इससे भी हमारा मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा हमारा रेलवे बोर्ड का खुद CEO वर्तमान में अगर बात करें तो जया वर्मा सिन्हा है। और जो अदर ऑप्शन की अगर बात करें हम मनोज यादव की, तो यह वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है RPF का। वही बात करें नवीन गुलाटी का, तो यह जो वर्तमान में है वह डायरेक्टर जनरल है HR का। ये सारे जो अलग अलग नाम यहाँ पर रेलवे बोर्ड स्तर पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द प्राइस ऑफ एप्पल इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 50% एंड डिक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द व्हील ट्रांजेक्शंस। यानी यहाँ पर बोला गया कि जितने भी होल ट्रांजेक्शन हुए हैं इसमें पहली बार उसे 50% का इंक्रीज किया जाता है किसी भी एप्पल्स के रेट में, दोबारा से उसे 50% डिक्रीज किया जाता है। सिंपली कोई आइटम आपका 100 का है, जब उसे इंक्रीज किया जाएगा तो 150 हो जाएगा। दोबारा से अगर 50% डिक्रीज किया जाता है तो सिंपली जो है 75 पर आ जाएगा। तो इस दौरान पूछा जा रहा है कि पूरे लेन देन में कितना % असर पड़ेगा। तो सिंपली जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारा वह 100 है और बाद में जो रिड्यूस होकर आ गया है वह हमारा 75 है, एंड 25% का हमारा लॉसेस देखने को मिल रहा है पूरे सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 25% लॉस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, x प्लस वाई का वैल्यू 3 दिया गया है, एक्स वाई का वैल्यू 2 दिया गया है और यहां पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप यहां पर देखें कि x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर दूसरे इक्वेशन को भी हम सेटिस्फाई कर दे, तो x का वैल्यू 2 रखे, 1 का वैल्यू y का वैल्यू 1 रखे, तो यह भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली आप x का वैल्यू 2 का क्यू कर दे, माइनस 1 का क्यू y का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वह 7 निकल कर आ जाएगा, यानी 2 का वैल्यू जो क्यू होगा वो 8 होगा, -1 होगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज रोल्ड along with its length and thus a cylinder is formed, find the volume of cylinder। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक आयताकार शीट है जिसका डायमेंशन 44 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसको रोल किया जाता है इसके लंबाई के आधार पर, तो जिससे एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर सिलेंडर का यहाँ पर वॉल्यूम कितना आएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली कोई एक रोल शीट से आपका रेक्टेंगुलर शीट्स जिसमें लेंथ आपका 44 है, ब्रेथ जो है चौड़ाई इसका 10 है, लेंथ के फॉर्म में यहाँ पर इसका यहाँ पर हमें रोल किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर जो हमारा जो सिलेंडर बन के आएगा वो लेंथ तो इसका 10 सेंटीमीटर रहेगा ही, लेकिन जो हमारा इसका जो परिधि निकल कर आएगा 2 पाई आर वह 44 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर बाई 44 होगा। यहाँ पर 22 इंटू 2 से 44 कट जाएगा, यहाँ पर जो आर का वैल्यू निकल कर आएगा वो 7 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपका हाइट जो है वो 10 दिया गया है, रेडियस आपका 7 आ गया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप सिंपली निकालने के लिए आप आर आपका 7 है, हाइट आपका 10 है, तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिंपली 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 हो जाएगा, 1 से 1 7 कट जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो निकल कर आएगा वह 1540
सेंटीमीटर क्यू निकल कर आएगा, जो इस दिए गए पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट एंड हीटिंग एलिमेंट आर मेड फ्रॉम, यानी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट होते हैं या जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं सिंपली नाइक्रोम के मदद से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अटेम्प्ट टू ऑपरेट ऑन सिंगल फेज विथ फुल ऑन इट मे इट, यानी यहाँ पर बोला है कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर है जिसे अटेम्प्ट किया जाता है सिंगल फेज पर ऑपरेट करने का। तो इसका हो सकता है कि यह शुरुआत में धीमी चले, बाद में यह शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रन स्लोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज, यानी जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है उसे डिफाइंड किया जाता है सिंपली डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड अ वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच इसे किया जाता है। नहीं सिंपली यहाँ पर बात करें तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ए वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। स्केल डिवीजन यानी डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज के तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल जो यूनिट है वह साउंड की इंटीग्रिटी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी इज नोन एज, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम इन्वर्टर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कोई एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसे हम रेक्टिफायर के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली आप जान ले कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंड कॉइल्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वह लेस होता है प्राइमरी कॉइल्स के मुकाबले में। इसमें जो क्वांटिटीज कांस्टेंट रहता है वह सिंपली हमारा पावर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, जबकि वोल्टेज इसमें डिक्रीज और इंक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी पावर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ये फिलर गेज इज यूज्ड फॉर, यानी फिलर गेज जो यूज में लिया जाता है वह सिंपली जो हमारा मेटिंग पार्ट्स होते हैं इनके बीच को गैप के क्लियरेंस को मेजर करने के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह थिकनेस ऑफ क्लियरेंस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियरेंस के बीच जो थिकनेस होता है उसको मेजर करने के लिए हम फिलर गेज का यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोडिफिकेशन ऑफ वीपीएच, वीपीएच का जो कोडिफिकेशन है वह हाई कैपेसिटी पार्सल बांड के तौर पर हम लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएस इन कंटेक्स्ट टू एक्सीडेंट इंक्वायरी, एक्सीडेंट इंक्वायरी जो रेलवे के अंतर्गत होते हैं इसमें सीआरएस का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी या सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं।
और यह जब भी कोई ह्यूमन लॉसेस अगर एक्सीडेंट के दौरान होता है तो उनका इंक्वायरी CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सी क्लास ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट सेल बी मूव्ड अलोंग ड्यूरिंग, यानी जो सी क्लास ओडीसी जो होता है इसका मूवमेंट केवल और केवल डे लाइट के दौरान ही किया जाता है विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ, विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है फुल फॉर्म ऑफ आरएसपी। आरएसपी का फुल फॉर्म होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली प्लान हेड 21 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है प्लान हेड 42 डील्स विथ। प्लान हेड 42 जो है वो वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रोलिंग स्टॉक प्लान हेड 21, ट्रैक रिन्यूएबल्स जो है वो प्लान हेड 31 और पैसेंजर इम्यूनिटी जो है वो प्लान हेड 53 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोशन इलेक्ट्रिक बेट ब्रिज सिस्टम, यानी मोशन इलेक्ट्रिक बेट ब्रिज सिस्टम के अंतर्गत कौन सा एक पार्ट्स नहीं है। तो इसमें सिंपली बेट रेल्स, लोड सेल्स और ट्रैक स्विचेज आते हैं, लेकिन OMRs एक अलग पार्ट्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन। BLC वैगन में जो एम्प्टी लोड डिवाइस के स्थान पर कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो यह सिंपली LSD लोड सेंसिंग डिवाइस होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। LSD जो लगे होते हैं वह प्रत्येक बोगी में एक की संख्या में होते हैं और 2 की संख्या में प्रत्येक BLC कार में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है डैश इज एन ऑनलाइन एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ कॉमनली यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एफिलिएटेड बॉडीज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से एंड टू एंड सॉल्यूशन किए जाते हैं प्रोक्यूरमेंट के रिगार्डिंग में, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे वो किसी भी भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हो, स्टेट गवर्नमेंट्स का हो या किसी भी डिपार्टमेंट्स का हो पब्लिक सेक्टर का, या पार्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डील करता है प्रोक्यूरमेंट गुड्स एवं सर्विसेज का। तो यहाँ पर जो ये जेम है, जेम अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो इनके लिए ऑनलाइन सर्विसेज एवं गुड्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, जिसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है फुल फॉर्म इसका। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ए रेलवे सर्वेंट में प्रिफेयर एन अपील अगेंस्ट इन ऑर्डर imposing any of the penalty. Such appeal is preferred within a period of dash days from the date of which a copy of the order appealed against is delivered on to the appellants. यानी यहाँ पर बोला गया कोई रेलवे कर्मचारी है जिस पर किसी तरह का जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। ऐसा अपील उस तारीख से कितने दिनों के भीतर की जाती है जिस दिन से अपील किए गए आदेश का एक प्रति अपीलकर्ता को दिया जाता है। जब भी कोई कार्रवाई किया जाता है पेनाल्टी के लिए तो उसमें एक जो कर्मचारी उसको एक कॉपी दिया जाता है, तो उस कॉपी से उसे 45 डेज के अंतर्गत उसे कंप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंसीडर किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो प्रारंभिक हिंदी कोर्स है वह प्रबोध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राग जो है वह फाइनल हिंदी कोर्सेज है, इसको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वह प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट्स कॉम्स अंडर रीजन ए। रीजन ए के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पंजाब है वह बी रीजन के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र भी बी रीजन के अंतर्गत आता है, आंध्रा सी रीजन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हरियाणा स्टेट है वह रीजन ए के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 8 शेड्यूल्स डील विथ, यानी 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में जो भाषा है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं 22 भाषाओं को वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ के जो राजकीय जो राजभाषा है वह हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन स्टेटस एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो यह 343 के 1 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 343 के फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन नेम डेजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड्स। तो जब भी कोई साइन बोर्ड्स वगैरह डेजिग्नेशन वगैरह का यूज करना हो तो सबसे पहले हम रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी का प्रयोग हम नेम हो, डेजिग्नेशन हो या साइन बोर्ड के तौर पर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 सेक्शन 3 विल इफेक्ट्स, यानी जब कब से इफेक्ट में आया था सेक्शन 3। तो यह सिंपली 26 जनवरी 1965 को प्रभाव में आया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेक्शन 33 की अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों फॉर्म में जारी किए जाएंगे। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो साइनिंग अथॉरिटी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन्स आंध्र प्रदेश कॉम। आंध्र प्रदेश कौन से रीजन के अंतर्गत आता है? तो यह सिंपली सी रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।